नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन का शाप। कावस जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। शाहपुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी प्रसन्न थे, कावस जी विरक्त। शाहपुर जी को धन के साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। कावस जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई न देता था, इसलिए शाहपुर जी के जीवन में शांति थी, सहृदयता थी, आशीर्वाद था, क्रीड़ा थी। कावस जी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वह बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते। शाहपुर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदुभाषिणी मिसेस शाहपुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानु संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार सी लगती थी। शाहपुर जी घर में आते तो शिरीमबाई मृदु हाथ से उनका स्वागत करती। वह खुद दिन भर के थके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताती, तुम भी अपने को आदमी कहते हो, मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोषी है, माना, लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक था। कावस जी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया, क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब तुम्हारे घर में रोटियां न थीं तो मुझे क्यों लाए। इस प्रश्न का जवाब देने की कावस जी में शक्ति न थी, उन्हें कुछ सूझता ही न था। वह सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा था, अच्छा भाई, अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूँ। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। अब मैं क्या कहूँ, आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं क्या करूँ। क्या चाहती हो, जान दे दूं? इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और गालों पर 2 तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा अब चौथ संभालो, नहीं तो अच्छा न होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें लाज नहीं आती। हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलस दूंगी। तब से बेचारे कावस जी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब न रहा। कहाँ तो यह असंतोष और विद्रोह की ज्वाला और कहाँ वह मधुरता और भद्रता की देवी शीरी, जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती, मीठी मीठी बातें करती, चाय, मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती। कावस जी ने कभी मन में भी इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, मगर उनके हृदय में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कटुक्तियों से वह इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आवाहन करते। घर उनके लिए कैदखाने से कम जानलेवा न था और उन्हें जब अवसर मिलता सीधे शीरी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा आते। एक दिन कावस जी सवेरे गुलशन से झल्लाकर शाहपुर जी के टेरेस में पहुंचे तो देखा शीरी बानू की आंखें लाल हैं और चेहरा भभराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावस जी ने चिंतित होकर पूछा, आपका जी कैसा है, बुखार तो नहीं आ गया। शीरी ने दर्दभरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं है, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। कावस जी इस पहेली का कुछ मतलब न समझे। शीरी ने एक क्षण मौन रहकर फिर कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मी कावस जी, आपसे क्या छिपाऊं। मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर न निकालूं तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वह एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौटकर नहीं आए। यह आज कोई नई बात नहीं है, इधर कई महीनों से यह इनकी रोज की आदत है।
मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी, मेरी आत्मा रोती रहती थी। कावसजी ने निष्कपट भाव से कहा, तुमने पूछा नहीं, कहाँ रह जाते हो? पूछने से क्या लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं? तुमसे तो उन्हें कोई भेद न रखना चाहिए। घर में जी न लगे तो आदमी क्या करे? मुझे यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी देवी जिस घर हो वह स्वर्ग है। शाहपुर जी को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए। आपका यह भाव तभी तक है जब तक आपके पास धन नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाया तो तुम यूं न रहोगे और तुम्हारे ये भाव बदल जाएंगे। यही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है, यह तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह समझते हैं धन से घर भरकर उन्होंने मेरे लिए वह सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह नहीं जानते कि ऐश के ये सामान उस तहखानों में गड़े हुए पदार्थों की तरह हैं, जो मृतात्मा के भोग के लिए रखे जाते थे। कावसजी आज एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वह यह था कि स्त्री अंत करण से विलासिनी होती है। उस पर लाख प्राण वारो, उसके लिए मर ही क्यों न मिटो, लेकिन व्यर्थ। वह केवल खरहरा नहीं चाहती, उससे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन एक यह देवी है जो विलास की चीजों को तुच्छ समझती है और केवल मीठे स्नेह और सहवास से ही प्रसन्न रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिसेस शाहपुर ने फिर कहा, उनका यह व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मी कावसजी, मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी का आश्रय लेकर भी त्राण नहीं पाती। मन को समझाती हूँ, क्या संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी तरह चित्त नहीं शांत होता। मुझे विश्वास आता जाता है कि वह मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रही हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती नहीं ली है, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वह जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे बन पड़े तो उनको समझाइए। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और न पहन सकूंगी। मी कावसजी मन में भावी सुख का एक स्वर्ग निर्माण कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा। यह तो मेरा धर्म है, लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या? यूं वह मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं, बस उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुमने इतने दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत तो एक दिन न सहती। थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं। कर्म से न सही, मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्टदेव समझा, किंतु जब पुरुष इसका अर्थ ही न समझे तो क्या हो? मुझे भय है वह मन में कुछ और न सोच रहे हों। और क्या सोच सकते हैं? आप अनुमान कर सकती हैं। अच्छा, वह बात। मगर मेरा अपराध? शेर और मेमने वाली कथा आपने नहीं सुनी? मिसेस शाहपुर एकाएक चुप हो गईं। सामने से शाहपुर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावसजी को ताकीद और विनम्र आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गईं। मी शाहपुर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावसजी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थीं, पति की आंखें भी लाल। एक रुदन से, दूसरी रात की खुमारी से। शाहपुर जी ने है उतारकर खूंटी पर लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था। दावत थी। खाने में देर हुई तो मैंने सोचा अब कौन घर जाए। कावसजी ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी। जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक निकाली।
शापूर जी ने सतर्क होकर कहा, ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी जी, 2-4 मित्रों का प्रीति भोज था। फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रीति भोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों, वह साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान साहब का? आप चौंकेंगे तो नहीं? बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर। जी हाँ, आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते कि दिन भर पे आने पाई से सिर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है, नहीं तो जीवन भार हो जाए। मैं इसे नहीं मानता। क्यों? इसीलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ। शापूर जी नकली हंसी हंसे ही दकियानू सी बात। आपको मालूम होना चाहिए, आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं परिष्कृत है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है। यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं, उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। आपका आशय यही तो है कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की बागडोर जैसे राजनीति में वैसे ही समाजनीति में धनबल के हाथ रही है और रहेगी। अगर दैवयोग से धनोपार्जन का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री को अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता। यह आपका अन्याय है। बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वह जितना भी चाहे पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और न पशुबल में पुरुष का मुकाबला ही कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर या अप्राकृतिक जीवन का आश्रय लेकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्राकृतिक जीवन का आश्रय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। कानून और सभ्यता मैं नहीं जानता। पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा कावस जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी सी देर में ही वह अच्छे खासे कूटनीतिचतुर हो गए थे। शापूर जी को प्रशंसासूचक आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में स्थान नहीं है। अभी मिसेस शापूर की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे इसकी कल्पना भी न थी कि कोई नारी मन में इतने विद्रोहात्मक भावों को स्थान दे सकती है। मिस शापूर की गर्दन की नसें तन गईं, नथने फूल गए। कुर्सी से उठकर बोले, अच्छा तो अब शीरी ने यह ढंग निकाला। मैं अभी उससे पूछता हूँ, आपके सामने पूछता हूँ, अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। बेवफा औरत, जिसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं, जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, चाहती है मैं उसके अंचल में बंद घूमूं। शापूर से यह आशा रखती है। अभागिनी भूल जाती है कि आज मैं आंखों का इशारा कर दूं तो 101 शीरियां मेरी उपासना करने लगे। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इसके लिए जो कुछ किया बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने उन्हें ख्याल आ गया कि वह जरूरत से ज्यादा बहके जा रहे हैं। श्री की प्रेममय सेवाएं याद आईं। रुककर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अब भी समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी जानता हूँ कि वह ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है। इसके आगे बढ़ने की हिमाकत वह नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कम से कम मुझे तो यही तजर्बा है।
कावसजी ने खंडन किया, मेरा तजर्बा तो कुछ और है। हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह के भाव जम गए तो लक्ष्मी के टाले भी नहीं टल सकते। शाहपुरजी ने विचारपूर्ण भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है। कई दिन के बाद कावसजी की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वह इसी अवसर की खोज में थे। उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल उसमें शीरी को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वह पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने उसके मैके भेज दिया था। भेज क्या दिया था, वह रूठ कर चली गई थी। जब शीरी उनकी दरिद्रता का स्वागत कर रही है तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए। लपक कर शीरी से हाथ मिलाया और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने वाला था। शीरी ने गिला करते हुए कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गईं। आप भी ज़बानी हमदर्दी ही करना जानते हैं। आपको क्या खबर, इन कई दिनों में मेरी आंखों से कितने आंसू बहे हैं। कावसजी ने शीरी बानू की उत्कंठापूर्ण मुद्रा देखी, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आप से और भी दमक उठी थी, और उनका हृदय अंदर से बैठता हुआ जान पड़ा। उस छात्र की सी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप में खड़ा हो। काश वह कुछ दिन और परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के स्वप्नों का आनंद ले सकता। उस स्वप्न के सामने यह सत्य कितना डरावना था। अभी तक कावसजी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वह उनके मुख पर मंडरा रही थी और वह डर रहे थे कि कहीं डंक न मारे। दबी हुई आवाज से बोले, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शाहपुर को बहुत समझाया था। शीरी ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर न होगा, और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पांव सहलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया है, अब उस घर में लौट कर न जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है तो मुझ पर दावा करें, मैं तैयार हूँ। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए ईश्वर भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या कर सकती है? अगर तुम मुझे आश्रय दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी, तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुम में इतना आत्मबल नहीं है तो मेरे लिए दूसरे द्वार खुल जाएंगे। अब साफ साफ बतलाओ, क्या वह सारी सहानुभूति ज़बानी थी? कावसजी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है। मगर गुलशन को क्या करोगे? उसे तलाक दे दूंगा। हाँ, यही मैं भी चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी, इसी दम। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। कावसजी को अपने दिल में कंपन का अनुभव हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहाँ कोई तैयारी नहीं है। मेरे लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। तुम सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूंगी। कावसजी टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वह एकांत में विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे। इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का वह नशा न था जो विवेक की आंखों पर छाकर बहुधा हमें गंधे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था तो अब तक हिरन हो चुका था। वह किस फंदे में गला डाल रहे हैं वह खूब समझते थे। शाहपुरजी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यह भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी, यह भी वह जानते थे। ये सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए उनके पास काफी दलीलें थीं। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर था तो यह कि शीरी का यह प्रेम टिक सकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उनके सौजन्य का परिचय पाया है, केवल उनकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी हैं।
इस क्षेत्र में शाहपुर जी से उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनके सौजन्य और उनकी प्रतिमा का जादू उनके बिसरो सामान घर में कुछ दिन रहेगा, इसमें उन्हें संदेह था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदमी सब्र कर सकता है। रूखी भी मिल जाए तो वह संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषिमुनि भी जामे से बाहर हो जाएंगे। श्री उनसे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के त्याग की भी तो सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के उन्माद में यह सब्र कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज तो नहीं है। वास्तविकता के आघातों के सामने यह भावुकता कै दिन टिकेगी। उस परिस्थिति की कल्पना करके कावसजी कांप उठे। अब तक वह रनिवास में रही है, अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा, जिसकी फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। कहाँ वर्दीपोश नौकरों की पलटन, कहाँ एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं, जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है, कोसती है। उनका आधा वेतन तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा, और शाहपुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनापन से काम लिया तो उनको बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। पिटने से वह नहीं डरते, यह तो उनकी फतह होगी, लेकिन श्री की भोगलालसा पर कैसे विजय पाएं? बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उसके सामने रोटियां और सालन परोस देगी, तब श्री के मुख पर कैसी विदग्ध विरक्ति छा जाएगी। कहीं वह खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को कोसने न लगे। नहीं, अभाव की पूर्ति सौजन्य से नहीं हो सकती। श्री का वह रूप कितना विकराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी। कावसजी ने देखा शाहपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शाहपुर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? यूं ही जरा घूमने निकला था। शिरीम्बानू पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वह तो मुझसे लड़कर आई है कि अब इस घर में कभी कदम न रखूंगी। और आप सैर करने जा रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं बैठकर रो? वह बहुत रो रही है, सच? हाँ, बहुत रो रही है। तो शायद उसकी बुद्धि जाग रही है। तुम इस समय उन्हें मना लो तो वह हर्ष से तुम्हारे साथ चली जाया। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। मुझ पर दया करो, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है, उसे मनावन के नाटे में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और कावसजी कर्तव्य भ्रष्ट से वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी। सोचा कि श्री यह न समझ ले कि मैंने भी उसके साथ दगा की, लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर? अपने संपादकीय कुटीर में उस देवी को प्रतिष्ठित करने की कल्पना ही उन्हें हास्यास्पद लगी। वहां के लिए तो गुलशन ही उपयुक्त है। कुड़ती है, कठोर बातें कहती है, रोती है, लेकिन वक्त से भोजन तो देती है। फटे हुए कपड़ों को रफू तो कर देती है। कोई मेहमान आ जाता है तो कितने प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दी तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जराजरा सी बात पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी सी बातों का टेढ़ा जवाब देना विकल करने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरस पड़ने की कौन सी बात थी? माना वह अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट जितना महत्व रखता है, क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए न थे, तो क्या वह मीठे शब्दों में यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, 2-4 रोज में मैं कोई प्रबंध कर दूंगा। यह जवाब सुनकर वह चुप हो जाती, और अगर कुछ भुनभुना ही लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता था। अपनी टिप्पणियों में वह कितनी शिष्टता का व्यवहार करते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वह क्यों बिगड़ जाते हैं?
इसीलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है कि हम सबलों के सामने दुम हिलाएं और जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही है उसे काटने दौड़ें। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर से एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे, यह तो गुलशन है। उन्होंने आतुरता से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने गदगद कंठ से कहा, तुम्हारे ही पास जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं होगी? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। कावसजी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। तुमने क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक रमणी को कुछ कहा है और वह तुम्हें बांधकर घसीटे लिए जा रही है। कितना बेहुदा स्वप्न है और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका कि स्वप्न केवल चिंतित मन की क्रीड़ा है। तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई न कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? यह तो तुम्हारे पढ़ने का समय है। यूं ही जरा घूमने चला आया था। झूठ बोलते हो। खा जाओ मेरे सिर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही न आए तो क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ का अनुमोदन समझता हूं। गुलशन ने फिर उनके मुख पर तीव्र दृष्टि डाली। फिर एक क्षण के बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलें। कावसजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझसे लड़ाई करोगी? सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की अमलदारी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि यह सरकार की अमलदारी है? यह तो मुंह से कहते हो। तुम्हारा रुआ रुआ इसे स्वीकार करता है। नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा, चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेली नहीं जाने की। आखिर सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कावसजी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहाँ से किसी तरह चली जाए, लेकिन वह जितना ही इस पर जोर देते थे उतना ही गुलशन का आग्रह भी बढ़ता जाता था। आखिर मजबूर होकर कावसजी को शीरी और शाहपुर के झगड़े का वृत्तांत कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में उनका अपना जो भाग था उसे उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपा देने की चेष्टा की। गुलशन ने विचार करके कहा, तो तुम्हें भी यह सनक सवार हुई? कावसजी ने तुरंत प्रतिवाद किया, कैसी सनक? मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं है कि एक मित्र की स्त्री मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झोंकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्ल की जरूरत होती है प्यारे, और वह तुम में नहीं है, समझे? चुपके से जाकर शिरीम्बानू को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठें। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। विधि इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता। गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना है तो उसे उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सकें। मुफ्त का माल उड़ाने वाले को अय्याशी के सिवा और सूझेगी क्या? अगर धन सारी दुनिया का विलास न मोल लेना चाहे तो वह धन ही कैसा? श्री के लिए भी क्या वे द्वार नहीं खुले हैं? शाहपुर जी के लिए खुले हैं। उससे कहो शाहपुर के घर में रहे, उनके धन को भोगे और भूल जाए कि वह शाहपुर की स्त्री है, उसी तरह जैसे शाहपुर भूल गया है कि वह श्री का पति है। जलना और कुड़ना छोड़कर विलास का आनंद लूटे। उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान नवयुवकों को खींच लाएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान विलासिनी महिलाओं का समाज पर आधिपत्य था।
उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस न करते थे। और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे न बने तो चलो मैं शीरी को समझा दूं। अय्याश मर्द की स्त्री अगर अय्याश न हो तो यह उसकी कायरता है, लतखोरपन है। कावसजी ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन की उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम उसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूँ। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते। अय्याशी और बदमाशी का कहीं नाम न था। और यहाँ शहर में देखाती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सबके सब हथकंडों से पैसे कमाते हैं और अस्वाभाविक जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से धन मिल जाए तो तुम भी शापूर बन जाओगे, निश्चय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।